नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक परिदृश्य के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। ये है विकास बैंक। हमारे सामने कुछ दस्तावेज और छवियां हैं जिनसे हमें इन संस्थानों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये विकास बैंक आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ नाम के बैंक हैं या सच में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, आज के भारत में इनकी भूमिका क्या है? हम सुनते तो हैं कि ये इंडस्ट्री, खेती, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनको पैसा देते हैं, लेकिन ये किसी आम बैंक से, मतलब जो हमारे रोजमर्रा के बैंक हैं, उनसे अलग कैसे है? चलिए इसी विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि विकास बैंक असल में होते क्या हैं। बिल्कुल। विकास बैंक, जिन्हें हम अक्सर DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, ये हमारे बैंकिंग सिस्टम का एक कह सकते हैं खास हिस्सा है। अब सोचिए, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे ज़रूरी क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पावर प्लांट लगाना है, या कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्री, या फिर किसी दूर दराज के गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। अब इनमें पैसा बहुत लंबे समय के लिए चाहिए होता है ना? और मुनाफा भी वो एकदम से नहीं दिखता, सालों लग जाते हैं। और हाँ, इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो जो आम कमर्शियल बैंक हैं, जिनका ध्यान आमतौर पर थोड़े समय के मुनाफे पर होता है, वो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचकाते हैं। अच्छा। यहीं पर विकास बैंकों का रोल आता है। इनका मुख्य काम ही यही है कि ऐसे क्षेत्रों को मीडियम और लॉन्ग टर्म का फाइनेंस, मतलब मध्य और लंबी अवधि का वित्त और दूसरी मदद भी देना। अच्छा, तो ये वो गैप भरते हैं जहां कमर्शियल बैंक शायद आप कह रहे हैं जाने से कतराते, लेकिन आपने कहा कि ये फाइनेंस के अलावा दूसरी तरह की मदद भी देते हैं। वो क्या है? और एक और बात, इनके पास पैसा कहाँ से आता है ये सब करने के लिए? कमर्शियल बैंक तो हमारे आपके डिपॉजिट्स पर चलते हैं। हाँ, सही पूछा आपने। देखिए, ये सिर्फ पैसा उधार देने वाले बैंक नहीं हैं। ये अक्सर सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं, मतलब एडवाइजरी रोल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं, और कभी-कभी तो खुद कंपनियों में हिस्सेदारी, जैसे हम इक्विटी कहते हैं, वो भी ले लेते हैं। जहां तक पैसे की बात है, इनके स्रोत काफी अलग हैं। इन्हें सरकार से शुरुआती पूंजी, मतलब शेयर कैपिटल मिलती है। ये बाजार में बॉन्ड या डिबेंचर जारी करके भी पैसा उठाते हैं। और हाँ, इन्हें RBI या सरकार से भी वक्त वक्त पर फंडिंग मिल सकती है। कुछ मामलों में, जैसे नाबार्ड है, वो तो दूसरे बैंकों को आगे लोन देने के लिए पैसा देता है, जिसे रिफाइनेंस कहते हैं। तो आप देखिए, इनका फंडिंग मॉडल आम बैंकों से काफी अलग है। वो मुख्य रूप से जनता के डिपॉजिट पर निर्भर करते हैं, ये नहीं। ये फर्क तो साफ है। आपने कमर्शियल बैंकों का जिक्र किया, जरा इस पर थोड़ा और बात करते हैं। देखिए, एक आम आदमी के लिए तो बैंक मतलब बैंक होता है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास बैंक और कमर्शियल बैंक जैसे हमारे रोजमर्रा के बैंक, इनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या इसे किसी उदाहरण से थोड़ा और साफ कर सकते हैं? जरूर जरूर। इसे ऐसे समझिए, एक कमर्शियल बैंक है, उसका पहला मकसद क्या है? अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना। तो वो ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहां रिस्क कम हो और रिटर्न जल्दी आए। हम्म। जैसे किसी दुकानदार को अपना माल खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन देना, हम्म। या किसी को कार लोन देना। हम्म। ये आमतौर पर शॉर्ट या मीडियम टर्म के लोन होते हैं। हाँ, ठीक है। अब विकास बैंक की सोच देखिए, वो बिल्कुल अलग है। उनका लक्ष्य है देश का आर्थिक और सामाजिक विकास। वो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जो शायद मान लीजिए 15-20 साल बाद रिटर्न देना शुरू करे। जैसे कोई बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है या कोई बांध बन रहा है। इसमें जोखिम ज्यादा है। शुरुआत में कोई कमाई नहीं दिखती, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। तो एक का फोकस मुनाफा है, दूसरे का विकास। एक कम समय के लिए सोचता है, दूसरा लंबी अवधि के लिए। यही यही बुनियादी फर्क है। तुरंत का लाभ विकास बैंकों के लिए पहली प्राथमिकता नहीं होती। समझ गए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण के फाइनेंशियल टूल हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, भारत में इन बैंकों को बनाने के पीछे क्या बड़ी सोच थी? मतलब आजादी के बाद के भारत में इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें कुछ उद्देश्यों का जिक्र है, क्या हम उन पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। हमें तेज़ी से औद्योगिक विकास करना था, अपनी खेती को आधुनिक बनाना था, और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। उस समय जो निजी क्षेत्र था, प्राइवेट सेक्टर, उसके पास ना तो इतना पैसा था, न ही वो इतने बड़े और जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने को तैयार थे। और कमर्शियल बैंक्स भी ज़्यादातर व्यापार वगैरह को फाइनेंस करने तक ही सीमित थे। इसी माहौल में विकास बैंकों की स्थापना की गई।
इनके मुख्य उद्देश्य थे। पहला, औद्योगिक विकास को रफ्तार देना। जैसे IFCI जैसे जो शुरुआती बैंक बने, उनका मुख्य काम ही था उद्योगों को लंबी अवधि का लोन देना ताकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग सकें। दूसरा, बुनियादी ढांचे की नींव रखना। सड़कें, बंदरगाह, बिजली, इनके बिना तो कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन बैंकों ने ऐसी परियोजनाओं के लिए जरूरी पैसा दिया। आप सोचिए, बिना बिजली के कारखाने कैसे चलते, या बिना सड़कों के माल एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता। सही बात है। तीसरा, कृषि और ग्रामीण भारत को मजबूत करना। नाबार्ड जैसे संस्थान आए जिन्होंने खेती, सिंचाई और गांव के छोटे उद्योगों को फाइनेंस करके इस पूरे सेक्टर को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। चौथा, नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को सहारा देना। बाद में सिडबी जैसे बैंक बने जिन्होंने खास तौर से छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs पर ध्यान दिया। और ये MSMEs रोजगार पैदा करने में कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हम सब जानते हैं। इन्हें सिर्फ लोन ही नहीं मिला, बल्कि बिजनेस चलाने की सलाह भी मिली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और पांचवां उद्देश्य था क्षेत्रीय संतुलन साधना। मतलब ये देखना कि विकास सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचे। तो इन बैंकों ने पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया। ये तो काफी बड़ी और फैली हुई जिम्मेदारियां हैं। आपने कुछ नाम लिए, IFCI, नाबार्ड, सिडबी। हमारी स्रोत सामग्री में और भी कई नाम और उनका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ीं, हर ज़रूरत के लिए एक अलग तरह का विकास बैंक बनाया गया। क्या आप हमें भारत में जो ये अलग अलग तरह के विकास बैंक हैं, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? शायद कुछ मुख्य उदाहरणों पर फोकस करते हुए, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा बैंक किस काम के लिए खास तौर पर जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। समय के साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की जरूरतें बदली, वैसे वैसे अलग अलग तरह के विकास बैंक बनते गए। इन्हें हम मोटे तौर पर उनके काम के मुख्य क्षेत्र यानी फोकस एरिया के आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर केंद्रित बैंकों की। इसमें सबसे पहला नाम आता है IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का। ये 1948 में बना। ये आज़ाद भारत के बिल्कुल शुरुआती विकास वित्त संस्थानों में से था। मुख्य काम बड़े उद्योगों को पैसा देना। फिर 1964 में आया IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये शुरू में RBI की एक सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी थी और इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ी ताकत बना। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि IDBI बाद में कमर्शियल बैंक बन गया, पर इसकी शुरुआत एक DFI के तौर पर ही हुई थी। अच्छा, ये दिलचस्प है कि वो DFI से कमर्शियल बैंक बन गया। हाँ, और फिर जैसा हमने पहले भी कहा, 1990 में SIDB, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बना। ये खास तौर पर MSME सेक्टर के लिए है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कह सकते हैं। SIDB सिर्फ सीधे लोन नहीं देता, बल्कि दूसरी फाइनेंस कंपनियों को भी पैसा देता है, जो आगे छोटे उद्योगों को लोन देती हैं। ये छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो IFCI और IDBI बड़े उद्योगों के लिए और SIDB छोटे उद्योगों के लिए, ये तो साफ हो गया। कृषि क्षेत्र का क्या? उसके लिए कौन है मुख्य? नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 1982 में बना ये बैंक सिर्फ खेती के लिए लोन नहीं देता, बल्कि ये ग्रामीण भारत के विकास से जुड़े लगभग हर पहलू के लिए एक तरह की शीर्ष संस्था है, अपेक्स बॉडी। ये राज्य सहकारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs को पैसा देता है, जिसे हम रीफाइनेंस कहते हैं। गांव में सड़कें, पुल बनाने के लिए एक फंड है, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसे मैनेज करता है। और तो और ये ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम पर नजर भी रखता है, उनका सुपरविजन करता है। नाबार्ड का काम बहुत बहुत फैला हुआ है और ये करोड़ों किसानों और गांव में रहने वाले परिवारों की जिंदगी पर असर डालता है। नाबार्ड का दायरा तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। उद्योग और कृषि हो गए, इसके अलावा क्या व्यापार यानी ट्रेड या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी विशेष बैंक है? हाँ, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1982 में ही एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक बनाया गया। ये भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट करने में मदद करता है और विदेशी कंपनियों से जरूरी सामान आयात करने में भी, चाहे वो लोन देकर हो या कोई गारंटी देकर या फिर सलाह देकर। ये बेसिकली भारतीय बिजनेस को दुनिया के बाजार से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आजकल इतना फोकस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ भी कुछ खास खिलाड़ी हैं। एक तो NHB है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सपोर्ट करता है ताकि देश में घरों की कमी पूरी हो सके। फिर है IIFCL, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसका काम है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, पोर्ट, पावर प्लांट,
इनको लंबी अवधि का लोन देना। और कुछ बैंक्स तो और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये दोनों खास तौर पर बिजली यानी पावर सेक्टर पर ही केंद्रित हैं। पीएफसी बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, जबकि आरईसी का मुख्य ध्यान शुरू से ही गांवों तक बिजली पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर रहा है। ये तो काफी सारे संस्थान हो गए और हर एक का अपना एक खास काम है। अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े कैनवस पर इन विकास बैंकों की मुख्य भूमिकाएं क्या नजर आती हैं? क्या ये सिर्फ लोन देने वाले बैंक है या इनका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है? नहीं, इनका असर लोन देने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में इनकी भूमिकाओं को देखें तो कुछ मुख्य बातें साफ नजर आती हैं। पहला, राष्ट्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण। ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने देश के विकास की नींव रखी है। सड़कें, बिजली, बंदरगाह, इनके बिना औद्योगिक विकास तो सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने लंबे समय के जोखिम भरे निवेश करके ये काम मुमकिन बनाया। दूसरा, उद्योगों और व्यवसायों को ताकत देना। इन्होंने न सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा होने में मदद की, बल्कि सिडबी जैसे बैंकों ने लाखों छोटे व्यवसायों को पनपने का मौका दिया। और ये सिर्फ पैसा नहीं देते, जैसा हमने कहा, अक्सर तकनीकी सलाह और बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद करते हैं। सोचिए, इस सबसे कितने रोजगार पैदा हुए होंगे। हाँ, ये तो है। तक पहुंचाए कृषि ऋण, ग्रामीण विकास योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद, ये सब असल में सामाजिक बदलाव लाने वाले काम हैं। इन्होंने क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की भी कोशिश की है। सही कहा। चौथा, बाजार को दिशा देना और नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना। जब कोई नया क्षेत्र उभर रहा होता है, जैसे आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है, तो विकास बैंक उसमें शुरुआती निवेश करके प्राइवेट सेक्टर को भी आने का हौसला देते हैं। ये एक तरह से मार्केट मेकर का काम भी करते हैं। एक्सिम बैंक ने भारतीय कंपनियों को ग्लोबल बनाने में मदद की। अच्छा। और पांचवा, आर्थिक स्थिरता में योगदान। क्योंकि ये लंबी अवधि का फाइनेंस देते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्थिरता लाने में भी मदद करते हैं, खासकर जब आर्थिक संकट का समय होता है। जब कमर्शियल बैंक्स लोन देने में ज्यादा सावधानी बरतने लगते हैं, तब इनका रोल और अहम हो जाता है। ये तो वाकई बहुत सारी भूमिकाएं हैं। ये सिर्फ फाइनेंसर नहीं लग रहे, बल्कि ये तो उत्प्रेरक, निर्माता और एक हद तक सामाजिक इंजीनियर भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विकास बैंक भारत के आर्थिक विकास की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। इन्होंने उन मुश्किल और ज़रूरी कामों के लिए पैसा लगाया जहां शायद कोई और नहीं लगाता, और अलग अलग क्षेत्रों की जो खास ज़रूरतें थीं उनके हिसाब से विशेष संस्थान भी खड़े किए गए। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने।